दूसरी चीज, इसमें जो कंडक्टरों की संख्या होगी वो जब पोल से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा या तो 2 कम होगी या तो 2। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है वेव बाइंडिंग। समझ में आया क्या कहें कि लैप बाइंडिंग में हम क्या करते थे, Z/P जब करते थे तो एक कांस्टेंट नंबर आता था लैप बाइंडिंग में। कोई नंबर एक पूछा था ना, 6, 8, 10, 12 जो नंबर जो लिखता था। वेव बाइंडिंग में क्या है कि जैसे ही Z/P हम करते हैं, ठीक है, Z/P करते हैं तो वहां पर C ±2 हमको मिलता है। ठीक है, या तो 2 कंडक्टर ज्यादा मिलेंगे या तो 2 कंडक्टर कम मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल लेयर की बाइंडिंग है तो 2 स्लॉट या तो एक्स्ट्रा मिलेंगे पोल से डिवाइड करने पर, या तो 2 स्लॉट कम मिलेंगे। लेकिन अगर डबल लेयर बाइंडिंग है तो 1 स्लॉट या तो एक्स्ट्रा मिलेगा या तो कम मिलेगा। नहीं समझ में? देखो, सिंगल लेयर की बाइंडिंग है, इसका मतलब हर एक स्लॉट से 1 कंडक्टर जाएगा ना। सिंगल लेयर की बाइंडिंग में क्या होगा कि 1 स्लॉट से 1 कंडक्टर जाएगा, तो 2 कंडक्टर अगर एक्स्ट्रा या कम हो रहा है तो 2 स्लॉट भी कम या ज्यादा होंगे कि नहीं। लेकिन डबल लेयर की बाइंडिंग में एक ही स्लॉट से कितने कंडक्टर जाते हैं? 2 कंडक्टर। 1 स्लॉट से कितने कंडक्टर जाते हैं? 2 कंडक्टर। तो या तो 1 स्लॉट अधिक होगा या तो 1 स्लॉट कम होगा, तभी तो कंडक्टरों की संख्या 2 अधिक या कम हो जाएगी। तो इसमें जैसे लैप बाइंडिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये वाला रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा पहला, तो डेफिनेटली जो है हमारी बाइंडिंग क्या है? वेव बाइंडिंग। कभी कभी क्या करता है कि देता है नंबर लैप और वेव बाइंडिंग का और कहता है जानबूझकर लैप बाइंडिंग का। लड़के कैलकुलेशन करते करते मर जाते हैं, लेकिन आता नहीं है नंबर। इक्वेशन जब बनाओगे तब इमेज नंबर आएगा, जब इक्वेशन बनाओगे तो इमेज नंबर 8 नंबर आएगा, परेशान हो जाओगे। और नंबर आएगा तो पता चला दोनों नंबर इक्वल आ गए। जब दोनों नंबर इक्वल तो लैपिंग कहाँ होगी? तब तो ओवरलैपिंग होने लगेगी ना। लैप करके प्रोग्रेस कहाँ करेगी बाइंडिंग? देखो, हम तरीका क्या बता रहे हैं कि अगर हमारी बाइंडिंग एक दूसरे पर ओवरलैप करके आगे बढ़ रही है, अगर लगातार आगे बढ़ रही है, तो ऐसी बाइंडिंग को हम लैप और प्रोग्रेसिव दोनों एक साथ नाम देते हैं। ये ओवरलैपिंग के साथ साथ आगे भी बढ़ रही है, तो ऐसी बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? लैप प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो उसमें आपको देता है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ठीक है। तो लैपिंग करते हुए आगे बढ़ती रहे, ऐसी बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? लैप प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। और सोचो कि हमारे पास कॉइल ऐसी हो कि केवल यहीं पर टर्न करे, आगे ही न बढ़े। ओवरलैप यानी लैपिंग तो हो रही है कंडक्टर, लेकिन बाइंडिंग आगे बढ़ी नहीं। तो ऐसी बाइंडिंगों को हम कहते हैं कंसेंट्रिक बाइंडिंग। एसी में हम अभी पढ़ाएंगे। इसको आप प्रोग्रेसिव बाइंडिंग नहीं कह सकते। कैसे कहो? आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रही, बढ़ी नहीं रही है, तो प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते ना। तो सोचो कि अगर बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो बाइंडिंग कैसे व्यवहार करने लगेगी? कंसेंट्रिक की। कैसे व्यवहार करने लगेगी? कंसेंट्रिक बाइंडिंग की तरह। क्योंकि हमने बताया था कि YB और YF जो होता है, ये दोनों, इन दोनों में 2 का डिफरेंस होता है, और दोनों क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। कितने कंडक्टर का डिफरेंस होता है? 2 कंडक्टर का, 2 नंबर, 2 कंडक्टर का पहुंचा है 2 नंबर का। अगर इसकी वैल्यू 7 आई है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 5 ही आएगी, इसकी वैल्यू 9 आई है तो 7 आएगी। ये हम पहले दिन कुछ दिन क्लियर किए कि YB की वैल्यू हमेशा बड़ी और YF की वैल्यू हमेशा छोटी आती है, जब तक बाइंडिंग क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है। और एक प्रोग्रेस कर रही है बाइंडिंग अगर उल्टी चल रही है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। YF बड़ा हो जाता है और YB क्या हो जाता है? छोटा। तो बाइंडिंग आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलना शुरू करती है। तो हम जिस बाइंडिंग को यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म करते थे, हम खत्म भी वैसे ही करेंगे।
शुरू से लास्ट तक। लेकिन जब पूरी बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद जब ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि शुरुआत यहाँ से किए थे, खत्म करते हुए यहाँ। यानी हम जब बाइंडिंग करते थे तो उसमें एक चीज आपको नजर आता था, क्या? ऊपर का ये एंगल बड़ा होता था और नीचे वाला जो एंगल वो छोटा मिल रहा था ना, क्योंकि दो कंडक्टर कम हो जाते थे, नीचे वाले तो छोटा मिल रहा था। रेट्रोग्रेसिव में जस्ट इसका अपोजिट मिलता है, ऊपर वाला छोटा रहता है, नीचे वाला। आई बात समझ में? जब हम बाइंडिंग करते हैं, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कभी पक्षगामी यानी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग पूछ देता है, जनरली पूछा नहीं जाता। लेकिन एक आध बाइंडिंग हम करवा देंगे रेट्रोग्रेसिव का, कंफ्यूजन ना हो आप लोग, लेकिन पूछता जरूर है। अब हम बात करते हैं वेव बाइंडिंग की। वेव बाइंडिंग का जो फार्मूला होता है वो सेम लाइट की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। YB प्लस YF अपान 2 इक्वल टू Z या अपान P। यहाँ पर प्लस माइनस 2M होता है, उसके बाद T करते हैं। पहले जोड़ या घटा लेते हैं, उसके बाद तब P से डिवाइड करते हैं। ये सिंप्लेक्स है तो M की वैल्यू 1 होगी ना? सिंप्लेक्स है तो M की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ प्लस माइनस डायरेक्ट 2 लिख दोगे। हमने कहा था ना कि दो कंडक्टर इसका निकलते हैं और उन्हीं की भरपाई करता है ये फार्मूला, तभी इक्वेशन तैयार होता है। नहीं तो पता चले कि आपको इस तरह आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 6 करो, कोई कांस्टेंट नंबर मिल जाए, मिलेगा? अगर 8 12 बाई 6 कर दे तो ये आएगा फार्मूले में जो ऐसा करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या होता है? YB प्लस YM अपान 2 इक्वल टू Z प्लस माइनस 2M अपान T। जहां प्लस माइनस शो करता है कि प्रोग्रेसिव है कि रेट्रोग्रेसिव है, और 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, और M क्या शो करता है? बाइंडिंग सिंप्लेक्स है, डबल एक्स है या ट्रिपल एक्स, ठीक है? ये शो करता है। दूसरा जो फार्मूला होता है, इसी को अगर हम आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं, S इंटू C प्लस माइनस 2M अपान में P। सबके समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? जेड की जगह हमने क्या लिख दिया? S इंटू C, जहां S क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट, दिस इज नंबर ऑफ स्लॉट, और C क्या है? नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर। कभी कभी स्लॉट और लेयर अलग अलग दे देता है तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है? और कभी कभी डायरेक्ट कंडक्टर की वैल्यू ही दे देता है, सीधे सीधे का और कह देता है डबल लेयर की वैल्यू। समझ में? दोनों में से किसी भी तरीके से कैंसिल। दूसरा जो फार्मूला होता है YB माइनस YF इक्वल टू 0R2। अगर 0 से बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो 2। उल्टा कर रहे हैं, पहले 2 होता है उसके बाद 0। पहले 2 रखते हैं और अगर बात नहीं बने तो 0 कर देते हैं। हाँ, पहले 2 रखते हैं, YB माइनस YF इक्वल टू, पहले 2 रखकर देखते हैं, अगर दोनों इक्वेशन साफ हो गए तो ठीक है, और नहीं साफ हुए और वो वैल्यू नहीं दे पाए जो हम चाहते हैं, तो हम 2 को हटाकर उसकी जगह क्या रख देंगे? 0। जहां याद रखना वेयर, ठीक है, YB एंड YF ऑलवेज ऑड नंबर। क्या होंगे? ऑड नंबर। याद रखना, इक्वेशन की सॉल्व करने के बाद एक आखिरी शर्त ये है कि दोनों क्या होने चाहिए? ऑड नंबर होने चाहिए। अगर इवेन आ रहे हैं तो तुरंत 2 की जगह 0 रखें। अगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 रखकर सॉल्व कर रहे हो, इवेन नंबर आ गया तो तुरंत 2 को हटाओ, 0 रखकर देखो ऑड नंबर आ गया।
लैप बाइंडिंग की ये शर्त होती है कि हमेशा 2 नंबर का डिफरेंस आता है YB और YF में, लेकिन वेब बाइंडिंग की ऐसी कोई शर्त, ठीक है। YB या तो बड़ा हो सकता है YF से, ठीक है, YF से या तो बड़ा हो सकता है या फिर उससे बराबर भी हो सकता है। ये चीज याद रखना। वेब में YB या तो बड़ा होगा YF से या तो YF के बराबर। ये दोनों शर्तें आते हैं। हाँ, कोई भी इसमें बराबर भी आ सकते हैं कंडक्टर और हाँ, मतलब दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, दोनों इक्वल भी आ सकता है। और दिया था सिंगल लेयर की बाइंडिंग है तो C इक्वल टू 1, तो Z इक्वल टू कितना हुआ? P इक्वल टू 4 की डीसी मशीन है तो P इक्वल टू 4। और कहा था कि इस पर आप वेब बाइंडिंग करके दिखाएं। अब वेब बाइंडिंग के फार्मूले में रखेंगे तो 24 तो 26 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। रियल नंबर तो आएगा नहीं आएगा ना, या तो डेसिमल में आएगा या 3 में जरूर आएगा, ठीक है ना। रियल नंबर तो नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा ना, कोई डिवाइड करोगे तो आएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। हम अगर इसको फार्मूले में रखें, इसमें नहीं, उसमें इस वाले में, तो देखो क्या सेम नंबर आएगा, पता नहीं आएगा कि एक बार काउंट कर दो जहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था लाइफ का और बच्चों को कह दिया था कि वेब बाइंडिंग करना है। अब बच्चे कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी का आ ही नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा था कि सर ये क्वेश्चन ही गलत, नितिन बोलेगा, ठीक है। और इतना भी लोग नहीं कह रहे कि क्वेश्चन गलत है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ कंडक्टर की संख्या हमेशा डिवाइड करोगे इससे, तो या तो 2 कम रहेगा या तो 2 ज्यादा रहेगा। जैसे यहाँ अगर कितने रहते 26 रहते तो काम बन जाते। अगर 26 कंडक्टर होते तुरंत फार्मूले में बैठा कर देखो, एक ही बार बैठेगा, तुरंत आ जाएगा, आएगा ना। तो एक खासियत, ये जो 2 कंडक्टर होते हैं ना, ये जो 2 कंडक्टर होते हैं और दोनों कंडक्टर मिलकर जो एक क्वाइल का निर्माण करते हैं, उस क्वाइल का नाम उसे कहते हैं डमी क्वाइल। क्या कहते हैं? कितने लोग नाम सुने हो? ये वो कंडक्टर है जो मिलकर जिस क्वाइल का निर्माण करते हैं, उस क्वाइल को हम क्या कहते हैं? डमी क्वाइल। तो डमी क्वाइल के बारे में कितने लोग जानते हो? क्या होता है? सर्किट लेके सिर्फ लपेटा जाता है सर, मारेंगे डीसी मशीन पर कराएंगे, कौन जानता है डमी क्वाइल के बारे में? कनेक्टिंग के बाद वाला एरिया वायर का डमी कॉइल का। सुनो, डमी क्वाइल वह क्वाइल होती है जिसमें जनरेशन नहीं होता। बाइंडिंग की वह क्वाइल जिस क्वाइल में कोई जनरेशन नहीं होता है, ऐसी क्वाइल को हम क्या कहते हैं? डमी क्वाइल कहते हैं। और ये क्वाइल केवल और केवल आर्मेचर के स्लॉट में बैलेंस बनाने के लिए रखी जाती है, ताकि आर्मेचर डिसबैलेंस न हो। समझ में आया? हाँ, तो डमी क्वाइल में कोई जनरेशन नहीं होता है, ना बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ना कोई टार्क डेवलप होता है। तो ये वही 2 कंडक्टर हैं जिनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाइंडिंग में मौजूद है ना। ये दोनों कंडक्टर बाइंडिंग के साथ ही रहते हैं, लेकिन इसमें कोई जनरेशन नहीं होता है। ये उस टाइम किसका क्या काम करते हैं? केवल और केवल बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो एप्लीकेशन आप डमी क्वाइल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ठीक है ना, बता देना कि ये केवल और केवल रोटर के बैलेंस को बनाने के लिए।
और इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम इसमें। डमी को सर्कुलर होती है कि सर सर्कुलर ही होगी ना सर डमी को एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में टोटल कॉइलों की संख्या, ठीक है, 17 है, 17 टोटल कॉइलों की संख्या कितनी है? 17। इसके लिए ठीक है वेव, हाँ वेव वाइंडिंग डायग्राम आपको करना है। जब क्वेश्चन तो मान लो अपने तरीके से बना देगा, उसको जो जो डायग्राम, वाइंडिंग डायग्राम मतलब डेवलपमेंट डायग्राम बनाइए, स्कील डायग्राम बनाइए, इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाइए, डायरेक्शन आप ये 17, ठीक है, कॉइलों की संख्या 17 है, तो जाहिर सी बात है कंडक्टरों की संख्या कितनी होगी? तो 17 दूनी के 34। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 34। और पी की वैल्यू 4 अभी भी है। जनरेटर है, वेव बाइंडिंग करना है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, देखते हैं काम आता है कि वाई बी प्लस 36 हो जाएगा, वाई एफ इक्वल टू 2 मल्टीपल जेड प्लस 2 अपान में पी। सारे डेटा को अगर हम रिलेट करें तो डायरेक्ट तो वाई बी प्लस वाई एफ इक्वल टू, अच्छा ये वाला तो कहाँ से है? ठीक है, यहाँ 34 34 2 36 36 कटेगा 4 से, हाँ 9 2 18, ठीक है, 9 2 36 9 2 18। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2 रख कर देखते हैं, तो 18 2 20, वाई बी की वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आएगी? 10, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ आया ना? 10 तो नहीं आ ही नहीं सकती, क्योंकि 10 क्या है? इवन नंबर, तो ये तो पहले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम 2 की जगह क्या रखेंगे? 0। तो जब 0 रखेंगे तो दोनों की वैल्यू जाहिर सी बात है इक्वल है, तभी तो माइनस करने पर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि वाई बी इक्वल टू 9 एंड वाई एफ इक्वल टू, तभी तो दोनों को माइनस